हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 फिजिक्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है साउंड। तो साउंड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में देखे। आज के क्लास में हम साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि साउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको हम 5 डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे। सबसे पहला वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और स्पीड। ये 5 अलग अलग साउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं। कैसे इनको निकालते हैं, क्या क्या इनके सिंबल्स होते हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे वेवलेंथ। तो देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें इस तरह से एक अगर साउंड वेव है, यस सर। यस सर, वो दूर दूर पास पास। हाँ हाँ सर। सर तो स्प्रिंग इसमें वाला। देखो, ये जो पास पास में जो वेव्स थी उनको बोलते हैं क्या, कंप्रेशन। और जो दूर दूर जो वेव थी उनको क्या बोलते हैं, रेफ्रेशन रेफ्रेशन। रेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं इनको, हाँ, रेरिफिकेशन रेरिफिकेशन रेरिफिकेशन। ठीक है। तो रेरिफिकेशन। इनमें देखो दो चीज़ें होती है। वेवलेंथ क्या होता है कि एक कंटिन्यूस दो, या तो कंप्रेशन के बीच की दूरी या फिर दो कंटिन्यूस रेरिफिकेशन के बीच की दूरी। तो ये जो बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे वेव कैसे चलती है, किस तरह चलती है वेव। सर ऐसे ऐसे। यस सर। सर तो ये देखो, सर्कुलर मोशन। हाँ, इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट सर, क्रेस्ट। क्रेस्ट। और नीचे वाला जो बॉटम पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट सर, थ्रू थ्रू THROU। थ्रू नहीं थ्रो बोलते सर। थ्रू नहीं बोलते थ्रो। बेटा, इसको बोलते हैं, ट्रफ इसको सर, बोलते हैं ट्रफ ट्रफ। बोलते हो, ट्रफ। इसको ट्रफ। बोलते हैं जी हाँ, ट्रफ। बिल्कुल मैं। ठीक है। यस इसको सर। बोलते हैं सर क्या, ये मैं बताई थी ट्रफ। RUGH। ठीक है। तो कंटिन्यूस दो क्रस्ट के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक, ये है वेवलेंथ। या फिर कंटिन्यूस दो ट्रफ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। कहीं से भी निकाल लो, या तो दो वेवलेंथ। क्रस्ट के बीच की दूरी, या फिर दो ट्रफ के बीच की दूरी, या फिर दो कंटिन्यूस कोई जो कॉन्सिक्वेंस जो इसमें सॉरी कंटिन्यूस कंप्रेशन के बीच की दूरी, या फिर कंटिन्यूस रेरिफिकेशन के बीच की दूरी, इसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। इसको डिनोट करने का सिंबल होता है जिसको बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं, लांबा। लांबा लांबा। नहीं बेटा, लैम्डा। लेमडा। लैम्डा, वाई लिखते हैं तो वाई को उल्टा लिखते हैं तो उसको बोलेंगे क्या, लैम्डा। ठीक है। और ये देखो, ये रहा यहाँ पे, ऐसा यूनिट जो होती है इसकी वो मीटर में होती है। मतलब वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस ही तो होती है ना, और डिस्टेंस को कैसे नापते हैं, मीटर्स में। तो ये इसकी यूनिट क्या हो मीटर। जाएगी, मीटर। ओके। मीटर। तो ये तो हो गई यस सर। वेवलेंथ। इसके बाद में देखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सेकंड में कितनी बार वो वेवलेंथ जो है वो एक्चुअल में सॉरी कितनी बार वो वेव जो है वो ऑसिलेशन करती है, मतलब वाइब्रेट करती है सर, एक नंबर पर्टिकुलर ऑफ सेकंड में। टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। हाँ, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, इट इज कॉल्ड हाँ, 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव। फ्रीक्वेंसी। ओके। तो फ्रीक्वेंसी। इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अभी वो निकल अच्छा, जाएगा। यस। फ्रीक्वेंसी को जो डिनोट करने का जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं हर्ट्स। क्या, HZ। हर्ट्ज। हर्ट्स। जेड। अरे बेटा, HZ। सिंबल बोल रहा हूँ, सिंबल सिंबल को बोलते हैं नू। और HZ। इस HZ। एच थोड़ी जेड। देर सुनोगे मेरी बात, सर ये यस दोनों ही सर। जो, बोल रही है सर, मैं तो नहीं बोल रही। हाँ, माइक को म्यूट रखा करो, जब तक मैं ना पूछूं जब तक नहीं बताना। ठीक है। देखो, फ्रीक्वेंसी जो है उसको डिनोट करने का जो एक तरह से सिंबल है उसको बोलते हैं क्या, नू। और नू को कैसे लिखते हैं, वी लिखते हो ना आप, वही क्या है, नू। ये देखो, ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रीक लेटर है इसलिए इसको बोलेंगे क्या, नू। इसका मतलब होता है नू, जैसे लैम्डा होता है ना, उल्टा वाई, वैसे। इसका ऐसा यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं हर्ट्ज। और हर्ट्ज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी जो एक तरह से डिस्कवरी जो की थी वो की थी हेनरिस रोडल्फ हर्ट्ज नाम से एक हाँ। साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उनके ऑनर में इसका नाम हर्ट्ज इसको बोलते हैं। और हर्ट्ज को शॉर्ट फॉर्म में इसका सिंबल अगर आप बताओ तो इसका शॉर्ट फॉर्म में सिंबल होता है कैपिटल एच और स्मॉल जे। ठीक है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी में जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर सेकंड में कितनी बार वो वाइब्रेट हो रहा है, मतलब कितनी बार वो वेव जो है वो ऑसिलेशन कर रही है, उसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। एक हर्ट्ज, अगर 1 हर्ट्ज अगर आपको दे रखा है, उसका मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में एक बार ऑसिलेशन, मतलब 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, इसका मतलब क्या होगा, 1 हर्ट्ज। ओके, इसलिए क्या मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ कि 1000 हर्ट्ज इक्वल्स टू 1K हर्ट्ज। ठीक है, 1K का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ये K का मतलब होता है 1000, तो 1K हर्ट्ज इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1000 हर्ट्ज। ओके, तो ये समझ में आया फ्रीक्वेंसी। सर यस समझ सर। गए। चलो नेक्स्ट देखो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि जो भी टाइम एक कंटिन्यूस रेरिफिकेशन या फिर कंटिन्यूस कंप्रेशन में लिया गया जो टाइम होता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब एक कंटिन्यूस कंप्रेशन मतलब कि एक, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक में लिया गया टाइम, और इसके बीच में ये जो है ये रेरिफिकेशन या फिर ये वाला रेरिफिकेशन, तो या तो इसके बीच का टाइम या फिर इसके बीच का टाइम, इसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। इसको टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, और ऐसा यूनिट इसकी होती है क्या, सेकंड। ठीक है, सेकंड। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन है, वो क्या है, देखो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक जो टाइम पीरियड होता है उसमें एक पूरी फ्रीक्वेंसी आती है। जैसे फ्रीक्वेंसी तो हुई ना, मतलब फ्रीक्वेंसी में आपने क्या देखा था, दो कंटिन्यूस ऑसिलेशन के बीच का टाइम देखा था आपने, सॉरी एक ऑसिलेशन के बीच का टाइम देखा था आपने। जैसे दो कंटिन्यूस कंप्रेशन थे या फिर दो कंटिन्यूस रेरिफिकेशन थे, उनके बीच की जो दूरी थी, मतलब वहां तक वापस पहुंच रही थी वो वेव, उसको क्या बोल रहे थे अपन, फ्रीक्वेंसी। तो मतलब टाइम का इक्वल क्या हो गया, टाइम इक्वल हो गया 1/फ्रीक्वेंसी। यस सर। टाइम इक्वल क्या हो गया, टाइम इक्वल 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको आप कैसे बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी का जो मैंने सिंबल बताया वो क्या बताया, नू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ T इक्वल्स 1/नू। ओके, तो ये रिलेशन समझ में आया टाइम के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। T इक्वल्स क्या होता है, 1/नू। आगे काम में आएगा ये फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि आवाज़ कितनी भारी है। ठीक है, और इसको कैसे देखेंगे, एम्पलीट्यूड को कैसे देखेंगे, एम्पलीट्यूड को देखेंगे कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक जो वेव होती है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, उसी को बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। कैसे, देखो वेव कैसे चल रही थी, अगर ये मीन पोजीशन है तो वेव कैसे चल रही थी, पहले ये क्रस्ट और फिर ट्रफ और फिर क्रस्ट और फिर ये ट्रफ, ऐसे चल रही है ये वेव। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कितना ऊपर जा रहा है मैक्सिमम, जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे, इस तरह से। ये क्या है, इसको बोलेंगे क्या, एम्पलीट्यूड। ये डिस्प्लेसमेंट है कि मतलब वो वेव मैक्सिमम कितना क्रस्ट कवर कर रही है। और इससे सर क्रस्ट नहीं सर, डिफरेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, तो इसको आप डिस्प्लेसमेंट यानी तो सर है ना, एक मतलब अलग अलग मतलब होता है उसको, केमिस्ट्री में मतलब ये था कि रिएक्टिव मैटर। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वेव जो है अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रही है, ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ से डिस्प्लेस कितना हुई यहाँ तक, ये मैक्सिमम पॉइंट है, फिर वापस से अपनी मीन पोजीशन में आई, फिर वापस से डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक हुआ, यहाँ तक, फिर अपनी मीन पोजीशन में आई, ऐसे। तो ये क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डिस्टेंस में हो रहा है, तो इसको मतलब इसको किस में डिनोट करेंगे, मीटर में। ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज द सेम एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस द वेव। देखो एम्पलीट्यूड जो होता है ना, वो जो जहाँ से वो वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब जो बॉडी उसको वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर रही है, उसमें जितना एम्पलीट्यूड होता है उसी के इक्वल ये एम्पलीट्यूड होता है, वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड। इसके बाद में देखेंगे स्पीड। एक वेव की एक स्पीड होगी, और वेव की स्पीड को कैसे देखेंगे, देखो
वेव की स्पीड को अगर आप देखो तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द वेव, या फिर वेलोसिटी ऑफ द वेव। वी से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल वी, कैपिटल वी से इसको डिनोट करेंगे। और इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर पर मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ओके, यहां पे देखो करेक्शन देखो एक बार, इसको स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल नहीं है ये, स्मॉल वी है। और सर फ्रीक्वेंसी सर बड़ा वी होता है। नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी तो नो होता है, वी के जैसा ही होता है। वो तो वाई होता है। नो सर, ये भी वी सर, वो भी वी, दोनों सेम टू सेम है। अरे बेटा वो ये वी है, वो नो है, उसको बोलने का तरीका नो है। ओके, पर अभी फिर भी पता सर लगेगा, अपन लिखेंगे तो सर कैसे पता चलेगा इंसान को पता लगेगा किसने स्पीड वाला जब, लिखा? हाँ जब अपन फॉर्मूला सोल्व करेंगे ना, मतलब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब पता लगेगा आपको कैसे लिखते हैं इनको। देखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो मैंने आपको बताया कि स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन डी अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना कि जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या वेवलेंथ बोल सकता हूँ? डिस्टेंस मतलब कि Yes, वेवलेंथ, sir. कितना दूरी तय की है, और उसको किससे डिनोट कर रहे थे अपन? लैम्डा से। तो क्या मैं ये डी की जगह पे मैं लैम्डा रिप्लेस कर सकता हूँ? तो कैसे करेंगे इसको? स्पीड का मतलब वेलोसिटी, मतलब v इक्वल्स लैम्डा अपॉन टी। कहाँ से आया, समझ में आया? मैंने डी की जगह पे Yes, क्या लिख sir. दिया? वेवलेंथ। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखो, आपको मैंने एक बात बताई थी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम। और 1 अपॉन टाइम को कैसे लिख सकते हैं? एफ इक्वल्स 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी ऐसा लिख सकते हैं। और 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या थी? एफ थी, और एफ को क्या लिखते हैं? नो, वी नो, ठीक है। तो क्या मैं 1 अपॉन टी की जगह पे नो लिख सकता हूं? तो यहाँ पे देखो इसमें लैम्डा अपॉन टी है, तो यहाँ पे क्या 1 अपॉन टी है, इसकी जगह पे नो लिख दो, तो क्या हो जाएगा? स्पीड मतलब वेलोसिटी इक्वल्स क्या हो जाएगा? लैम्डा मल्टीप्लाई नो। ये समझ में आया कैसे आया? नो सर। नो एक बार सर। फिर से देखो इसको, सर बाकी सारा समझ में कि लास्ट का v दैट इज इक्वल्स टू लैम्बा लैम्डा क्या है ये? लैम्डा। मल्टीप्लाई v। देखो अब यहाँ पे देखो, किसी को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता इसका, तो ये नहीं होता, उसका मजाक उड़ाए। हंसने की बात नहीं है बहुत, अरे बेटा हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे समझ में आया एस इक्वल डी अपॉन टी होता है, ठीक है। और एस को क्या बोल सकते हैं? एस को क्या वी भी बोल सकते हैं? वेलोसिटी। 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 यहां तक समझ में आया? ये अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मैं आपको बोल रहा था, लैम्डा बोलो ना सर, डी को लैम्डा लिख दो। अरे बेटा रुको तो सही। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर सेकेंड अब अपन पीछे पढ़ के आए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मतलब क्या होता है? 1 अपॉन टाइम। अरे फ्रीक्वेंसी जो होती, 1 नो नो डिस्टेंस अपॉन टाइम। रुको एक नो बार, सर, फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम। रुको रुको रुको, फ्रीक्वेंसी नहीं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वेवलेंथ। जो वेवलेंथ होती है वो क्या? लैम्डा होती है, लैम्डा इक्वल्स डी। अरे वेवलेंथ, ये क्या है? वेवलेंथ, यस सर। ठीक है। तो वेवलेंथ, डी क्यों लिखे हो? लैम्डा इक्वल्स डी, वेवलेंथ डिस्टेंस में तो आती है। यस सर। तो वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से, लैम्डा इक्वल्स डी। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो गया? इक्वेशन 1 एंड 2 से हो गया, देखो इधर लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 एंड 2, इससे क्या मैं ये v इक्वल्स लैम्डा अपॉन टी ये बोल सकते हैं। और ये इक्वेशन हो गई 3 नंबर। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। देखो अब इसका मतलब देखना यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे क्या इसका मतलब ये है v इक्वल्स लैम्डा मल्टीप्लाई 1 अपॉन टी।
अरे इक्वेशन नंबर 3 को ही ओपन किया है मैंने, लैम्डा को बाहर निकाल लिया, ये आप इतनी इक्वेशन क्यों बनाते हो? लैम्डा को मैंने बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर Yes, दिया वन sir. अपॉन टी से। तो किसी भी चीज के साथ, हर चीज के साथ सिर्फ 1 मल्टीप्लाई में होता है, इसलिए सर अपन ने लैम्डा मल्टीप्लाई हाँ, 1 यहाँ तक समझ में आया। देखो पीछे मैं आपको पढ़ा के आया हूँ Yes, sir. कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ इक्वल्स, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स क्या होता है 1 अपॉन टी, 1 upon t. 1 अपॉन टी में पढ़ा के आया हूँ। और इस फ्रीक्वेंसी को अपन किससे डिनोट करते हैं, नू से। वेलोसिटी। अरे नो, हम्म ये इक्वेशन नंबर 5। सर आप इक्वेशन क्यों बना रहे हैं सर? ये मैथ्स थोड़ी ना चल रही है। अरे बेटा फिजिक्स और मैथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखना 4 और 5 इक्वेशन से देखना, क्या मैं v इक्वल्स मतलब वेलोसिटी इक्वल्स लैम्डा, अब ये देखना ये जो है ना 1 अपॉन टी, इसकी जगह पे देखो ये रहा, इसकी जगह पे मैं नू लिखूंगा, तो मल्टीप्लाई में देखना यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई नू, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, नहीं वेलोसिटी इक्वल्स 1 अपॉन टी की जगह लैम्डा क्यों आया सर? ये लैम्डा मल्टीप्लाई नू। क्योंकि v इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है इसलिए। हाँ बताओ कहाँ डाउट है, v की जगह क्या, सर यही 1 अपॉन टी की जगह सर आपने लैम्डा, मैंने मतलब ये नू ना नहीं नू, हाँ नू क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि देखो यहाँ पे f इक्वल्स क्या होता है 1 अपॉन टी, और f क्या है नू, f ही क्या है यहाँ पे नू, और नू की वैल्यू क्या है 1 अपॉन टी, इसलिए ऊपर वाले फॉर्मूले में जहाँ पे 1 अपॉन टी है मैंने वहाँ पे नू रिप्लेस कर दिया। ठीक है Yes, सर। sir. तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि आपके पास में जो स्पीड मतलब जो वेलोसिटी जो है उसके इक्वल में क्या आएगा, स्पीड मल्टीप्लाई वेवलेंथ। सर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ ये आया, ये क्यों आया, क्योंकि v अपॉन अपन ने क्या निकाला था लैम्डा मल्टीप्लाई नू, ये निकाला था। इसी का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैसे निकाला ये ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए, अपने आप याद रहेगा फिर फॉर्मूला। Yes, sir. अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, अभी sir. जो मैं आपको समझाया हूँ उसका डेली लाइफ में यूज देखो कहाँ यूज होता है। इतना जो मैं दिमाग लगा रहा हूँ एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका मतलब अब आपको अब समझ में आएगा। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड मतलब कि साउंड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो क्यों होती है वो अपन अब पढ़ेंगे। अभी तक अपन वेव की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, अब अपन पढ़ेंगे साउंड की प्रॉपर्टी, वेव की प्रॉपर्टी और साउंड की प्रॉपर्टी को मिक्स करके। देखो सबसे पहले साउंड आपको कभी कभी लाउड फील होता है, कभी कभी लो फील होता है, मतलब कुछ साउंड ऐसा होता है जो आपको जोर से सुनाई देता है और कुछ साउंड आपको धीरे से सुनाई देता है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अरे फ्रिक्शन फ्रीक्वेंसी। Yes, 2 sir. मिनट रुक जाओ बेटा, मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ आप। देखो लाउडनेस क्यों होता है, मैंने आपको बताया कि एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी वेव की जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि जितनी डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका, एक वेव का जितना डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब यहां से यहां तक, अगर ये ज्यादा होगा तो वो जो साउंड होगा वो क्या होगा लाउड होगा। देखो फर्स्ट में जो है ये सॉफ्ट साउंड है और सेकंड में लाउड साउंड है, मतलब ये देखो डिस्प्लेसमेंट देखो कितना ज्यादा है इसका, ये रहा कहां तक चला गया ऊपर तक, ये नीचे तक। अगर ये डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा हो मतलब इस तरह से हो तो क्या ये बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो नॉइस जो होगी वो थर्ड नंबर ये जो वेव से होगी, साउंड वेव से सर बोल मतलब सकते हैं। जितनी Yes, sir. ज्यादा लंबी, मतलब सर ऊंचाई में जितनी ज्यादा जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा सर उसकी ज्यादा लाउड वॉइस, हाँ तो मैं ऐसे बोल और सकता हूँ जिसका कि एम्पलीट्यूड छोटा उसकी सॉफ्ट वॉइस। हाँ, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड इक्वल्स लाउडनेस। अगर आप एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हो तो क्या लाउडनेस भी बढ़ेगी? यस सर। Yes, sir. और अगर आपको साउंड को कम करना है मतलब आप क्या करते हो, आप जब आपको वॉल्यूम कम करते हो ना टीवी का, उसका मतलब आप क्या कर रहे होते हो उस वक्त, एम्पलीट्यूड कम कर रहे हैं। Amplitude. एम्पलीट्यूड आप कम कर रहे हो उस पर्टिकुलर साउंड वेव का। आया समझ में? वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, Yes, sir. ठीक है। एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं।
इट इज द मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। मतलब अपने कानों तक जो साउंड पहुंचता है, कानों तक जो साउंड पहुंचता है, मतलब पर सेकंड में कितना साउंड पहुंच रहा है, उसकी एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी मतलब उसका एम्पलीट्यूड, कितनी भारी वो वॉइस है, उसी को बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। ग्रेटर द साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी समझ में आ गया, साउंड एनर्जी वो एम्पलीट्यूड ही है, जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड। रीचिंग आवर ईयर्स पर सेकेंड लाउडर द साउंड विल अपीयर टू बी। मतलब जितना ज़्यादा उसका एनर्जी होगी साउंड में, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो वो साउंड अपने को लाउड लगेगा। इफ द साउंड वेव हैव ए स्मॉल एम्पलीट्यूड देन साउंड विल बी फेंट और सॉफ्ट, बट इफ वेव्स हैव ए लार्ज एम्पलीट्यूड देन द साउंड विल बी लाउड। फिगर शॉन, अब देखो ये जो फिगर है इसमें ये ही बताया गया है कि कौन सा साउंड सॉफ्ट है, कौन सा साउंड लाउड है, जो मैं आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखो, सिंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड वेव्स, हेंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द सोर्स प्रोड्यूसिंग द साउंड वेव्स। द लाउड साउंड कैन ट्रेवल ए larger distance as it is associated with higher energy. Sound wave spreads out from its source, and as move away from the source, its amplitude as well as its loudness decreases. The loudness of a sound is measured in decibel. It depends on sensitivity or the response of our ears. अब देखो यहाँ पे दो चीजें आई है। एक तो देखो, एक जो एम्पलीट्यूड जो होता है, एक वेव का एम्पलीट्यूड होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो उस साउंड की एनर्जी है। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ही लाउड साउंड आपको सुनने को मिलता है। एक दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस सोर्स से ये एनर्जी रिलीज होती है, मतलब ये साउंड जिस सोर्स से निकलता है, उस सोर्स में जितना वाइब्रेशन ज़्यादा होगा ना, उतना ही ज़्यादा इसमें साउंड में जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा आएगा। मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो इक्वल किसके होता है, सोर्स के वाइब्रेशन के। आप कभी स्पीकर के सामने खड़े होते हो, स्पीकर अगर भारी स्पीकर है तो उसका जो वाइब्रेशन है ज़्यादा सुनाई देता है आपको, इसीलिए डीजे के सामने जब आप नाचते हो तो आपको उसमें वाइब्रेशन भी फील होता है और वॉइस भी क्या होती है, लाउड। ओके, यस सर, लाउड। तो लाउड वॉइस क्यों होती है, क्योंकि वो स्पीकर जो है वो बहुत तेज से वाइब्रेट कर रहा होता है, इसीलिए उसमें से एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रही होती है। कभी आपने कभी रोड पे जाते हुए किसी गाड़ी में अगर आप जा रहे हो, आसपास में अगर कोई डीजे बज रहा है, तो आप जब उसके पास में जैसे जैसे उसके पास जाते जाते हो ना, वैसे वैसे आपको साउंड जो है वो ज़्यादा सुनाई देने लगता है। और जैसे ही आप उसको क्रॉस करते हो ना, जैसे आपकी बस इधर से जा रही है, यहाँ पे सोर्स है उस साउंड का, तो जैसे आप इसको क्रॉस करते हो तो आपको एकदम से साउंड जो है ना वो भी स्लो हो जाता है, और जो गाना बज रहा होता है वो भी स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है आपके पीछे पीछे उसको, साउंड को। ठीक है, तो इस वजह से उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी कम हो जाती है तो उसमें लाउडनेस उसकी कम हो जाती है। जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही दूर तक वो साउंड को लेके जाएगा। ठीक है, और इसको नापते हैं, एम्पलीट्यूड को नापते हैं डेसिबल में। किसमें? दिया सर, डेसिबल। डेसिबल में, स्मॉल डी कैपिटल बी, इसको बोलते हैं क्या, डेसिबल। सर हमारी क्लास में सर एक लड़की है सर, उसका नाम डीबी है, इसलिए सर हमारी क्लास को याद हो गया सर ये नेम। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट देख तो पिच और जो श्रिलनेस जो होती है, मतलब कि एक वॉइस जो है कई बार पतली लगती है आपको, चुभती है कानों में, और कई बार ऐसे मोटी आवाज़ होती है। मोटी आवाज़ और भारी आवाज़ दोनों डिफरेंट है। भारी आवाज़ होता है लाउडनेस, और मोटी आवाज़ क्या होती है, उसमें एक्चुअल में जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो कम होती, मतलब जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो उतनी ही कम पिच की होती है। कैसे होता है देखो इसको, फर्स्ट नंबर का यहाँ पे डायग्राम देखना, इसमें वेव जा रही है इस साइड में ऐसे। मैंने आपको बताया था कि एक वेवलेंथ क्या होती है। एक वेवलेंथ क्या होती है, दो कंटिन्यूअस क्रिस्ट के बीच की दूरी, या फिर दो कंटिन्यूअस जो ट्रफ होता है उसके बीच की दूरी। ट्रफ की तो दूरी। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे क्रिस्ट के बीच की दूरी मानूं तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गई वेवलेंथ। यस सर। तो ये वेवलेंथ हो गई, या फिर आप इसके ट्रफ के बीच की दूरी मान लो, ये वाली।
यहाँ पे देखना दोनों में, और एक ये वाली वेवलेंथ देखना। मुझे बताओ कौन सी वेवलेंथ ज़्यादा है, डायग्राम ए में या फिर डायग्राम बी में? सर वेवलेंथ ए ज्यादा में। है सर, डायग्राम सर बी में, ए सर बी। वेवलेंथ किसकी बड़ी है? ए सर ए। देखो ए। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वेवलेंथ जो है वो ए नंबर डायग्राम की बड़ी है। देखो ये रही वेवलेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। पूरी को जिस मिला के तो सर बी की ज्यादा बड़ी है ना। वेवलेंथ क्या होता है मैं बता क्या रहा हूँ वो समझो आप। दो कंटिन्यूस क्रस्ट के बीच की दूरी, अब आगे चाहे वो कितनी जा रही है, कंटिन्यूस क्रस्ट के बीच की दूरी क्या होगी? वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ जिसकी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो वॉइस में पिच उसकी उतनी ही ज़्यादा, मतलब कि पिच जो है उसकी उतनी ही कम होगी। श्रिल मतलब देखो साउंड। इसको देखने से पहले आप एक बार इसको अपन पढ़ते हैं। देखो पिच और shrillness of a voice, it is that characteristics of the sound by which we can distinguish between different sounds of the same loudness। मतलब सेम उसकी एनर्जी जो है साउंड में सेम है, लेकिन उसमें कैसे अपन पता लगाएंगे कि ये लड़के की आवाज़ है लड़की की आवाज़ है, ये पता लगता है पिच से। ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मैंस वॉइस एंड वुमेन्स वॉइस, सेम लाउडनेस विदाउट सीइंग देम। कैसे? पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड इज हायर विल बी इट्स पिच। मतलब कि जिसमें जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसमें उतनी ही ज़्यादा पिच होगी। मतलब जिसकी जितनी कम वेवलेंथ होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स पिच? अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच हाई। नेक्स्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि वेवलेंथ इक्वल्स 1 अपॉन पिच। अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो पिच कम, और अगर कम। पिच ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। कैसे? देखो मैं बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और पिच हाई। कैसे? अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ, ये डिस्टेंस है सेम, मान के चलो ये, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी बार हो रही है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 टाइम इसमें फ्रीक्वेंसी ये हो रही है। मतलब वेव जो है वो बार बार में यहाँ पे ऑसिलेशन उसमें हो रहा है, यही तो होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो Yes, पिच sir. इसमें हाई। अब मैं बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसमें वेवलेंथ जो होगी वो कम होगी। कैसे होगी? सेम डिस्टेंस देखो ये रही, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी? 1 और 2। वेवलेंथ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक ये वेवलेंथ है। और फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन जो होता है ना उसको बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। वेवलेंथ यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। किसमें? इसमें देखो यहाँ पे कम है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कम होगी तो पिच क्या होगी? ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और पिच बढ़ेगी तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली कम होगी। तीनों में रिलेशन समझ में आया? Yes, sir. नहीं आया? सर आ गया। सर गया। कंफ्यूजन लग रहा है मेरे को, तो वो बाद में पता सर लगेगा अगर बेटा। आप अभी दोबारा समझाना चाहते हो तो सर समझा दो। नहीं, देखो इन अदर वर्ड्स द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हायर इन द फ्रीक्वेंसी, हैंस हायर इन द पिच। तो फ्रीक्वेंसी से देखो आप, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा पिच होगी, और जितनी ज़्यादा पिच होगी वो वॉइस उतनी ही पतली होगी। ए हाई पिच साउंड corresponds to more number of compressions and rarefications passing a fixed point per unit time। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम जो पर यूनिट टाइम होगा, मतलब पर सेकंड में कितनी बार वो ऑसिलेशन हो रहा है उसको बोलेंगे पिच। जितनी ज़्यादा पिच होगी उसमें उतने ज़्यादा ऑसिलेशन होंगे। ज़्यादा ऑसिलेशन का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब उसकी वॉइस जो होगी वो पतली फील होगी, क्योंकि उसमें कंप्रेशन और रेरिफिकेशन ज़्यादा होंगे। इसलिए वो बार बार में जब कंप्रेशन रेरिफिकेशन होंगे तो वो वॉइस ऑटोमेटिकली पतली हो जाती है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए डिफरेंट साइजेज एंड conditions vibrate at different frequencies to produce sounds of different pitches।
तो यहाँ पे समझ में आया, अगर मैन और वुमेन की वॉइस की बात आए कि कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हो, तो उसके पीछे लॉजिक क्या लगाओगे? पिच या फिर फ्रीक्वेंसी। Because of the pitch of the frequency. ठीक है, वुमेन की पिच ज़्यादा होगी या फिर मेंस की पिच ज़्यादा होगी? सब वुमेन। वुमेन की ज़्यादा पिच होगी क्योंकि पतली Women. वॉइस है। ठीक है, तो और उसके women से वॉइस भी में ज्यादा- ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। सब वुमेन से भी ज्यादा सर बेबी की होगी। हाँ, वुमेन से भी ज़्यादा बेबी की होगी। नेक्स्ट देखो क्वालिटी। अब एक एक इसमें कैरेक्टरिस्टिक और होता है जिसको बोलते हैं क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब जैसे सेम पिच की अगर वॉइस है और सेम लाउडनेस की वॉइस है, उसके बाद में भी एक वॉइस से दूसरी वॉइस जो है ना वो अलग होती है। कैसे होती है? आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सुने होंगे, उन इंस्ट्रूमेंट में जैसे कई बार क्या होता है सेम पिच और अगर सेम उसमें लाउडनेस है तो भी उसमें एक्चुअल में जो साउंड जो है वो आपको थोड़ा सा अलग उसमें सुनाई देता है। कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो आपके कानों को अच्छे लगते हैं, कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो आपके कानों को अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है? उसके पीछे लॉजिक होता है कि क्वालिटी होती है साउंड में। और साउंड कैसे बनता है? साउंड देखो कुछ पीसेस से बनता है, छोटे छोटे पीसेस से बनता है। वो पीस कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है टोन, एक होता है टोन, और फिर टोन से फिर बाद में जब वो टोन मिलते हैं तो फिर वो बनते हैं नोट, और नोट से फिर बाद में साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसको देखते हैं। द क्वालिटी और टिम्बर of sound is that characteristics of the sound which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness। तो इसको डिफ्रेंशिएट करता है। प्लीजेंट साउंड इज सेड टू बी ए रिच क्वालिटी। मतलब क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी अच्छी है तो वो आपको कानों को अच्छा लगेगा, मधुर लगेगा आपके कानों को। इसीलिए तो कई गाने अच्छे लगते हैं ना अपने को। क्यों? क्योंकि साउंड क्या होता है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको बोलते हैं टोन, और जब मल्टीपल, जब उसमें मिक्सचर डाल देते हैं, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के टोन की अगर उसमें मिक्सचर डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? नोट। ठीक है, और जब ये नोट जो है एक्चुअल में सही रेशो में अगर मिलाया जाता है, मतलब सही रेशो में अगर वो टोन को मिलाया जाता है तब बनता है एक नोट, और नोट जो है वो कानों को अच्छा लगता है। ठीक है, नॉइस इज अनप्लीजेंट टू ईयर, म्यूजिक इज प्लीजेंट टू ईयर एंड इन ऑफ रिच क्वालिटी। इसीलिए अपने को म्यूजिक अच्छा लगता है और नॉइस अपने को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग तरह के जो नोट के जो साउंड है वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे सेम अगर पिच की बात करें और सेम लाउडनेस की बात करें, तो ये जो फर्स्ट जो डायग्राम है आपको ये दिखाया गया कि फ्लूइड से कैसे एक साउंड वेव निकलती है, और सेकंड जो है एक वायलिन से कैसे निकलती है। सेम इसमें एम्पलीट्यूड है और सेम इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद भी दोनों साउंड जो है वो आपको अलग अलग फील होते हैं। रीज़न क्या है? क्वालिटी, मतलब किस तरह से ये आपके मूव हो रही है ये वेव। ओके, तो अपन बोल सकते हैं द क्वालिटी ऑफ म्यूजिशियन, द क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंड्स ऑन, दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एक तो शेप ऑफ द साउंड वेव, जो शेप दिख रही है आपको यहाँ पे, देखो इसकी शेप कैसी है साउंड वेव की, इस तरह से, और यहाँ पे कैसी है? जिगजैग फॉर्म में। तो ये शेप जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट्स, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अगर उसमें टोन है तो वो अलग तरह से आपको सुनाई देगा। तो यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो साउंड होगा वो एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी स्पीड से पास हो रहा है। जैसे इंटेंसिटी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, एक आपने नल देखा होगा, तो नल में से जब पानी आता है, जब आप गार्डन में पानी देते हो तो उसमें पानी बिल्कुल, अगर आपने उस नल को सही आगे से दबा के नहीं रखा तो उसमें नॉर्मल स्पीड में पानी आता है। लेकिन जैसे ही आप उसके आगे हल्का सा अंगूठा या फिर अपनी उंगली से उसको दबाते हो और एक छोटे से छेद से अगर वो पानी को आने देते हो तो वो कितने प्रेशर से बाहर आता है। ऐसे ही होता है साउंड, जो एक पर्टिकुलर एरिया से अपनी एनर्जी को लेके मतलब पास होता है तो उसको बोलेंगे इंटेंसिटी। ठीक है, आया समझ में? इंटेंसिटी, द अमाउंट ऑफ साउंड, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज नॉन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से वो कितनी स्पीड से पास हो रहा है वो एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। ठीक है, और ये जो है
लाउडनेस एंड इंटेंसिटी आर नॉट द सेम टर्म। लाउडनेस अलग चीज़ है, एम्पलीट्यूड होता है लाउडनेस। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर एरिया से निकली हुई वो एनर्जी है, उसमें एनर्जी है, वो तो लाउडनेस है, लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया से जब वो पास हो रही है उसको बोलेंगे क्या? इंटेंसिटी। लाउडनेस इज ए मेजर ऑफ रेस्पॉन्स टू ईयर टू द साउंड। मतलब लाउडनेस तो आप अपने कानों से उसको महसूस करते हो। इवन व्हेन टू साउंड्स आर इक्वल इंटेंसिटी we may hear one is louder than the other simply because our ear detect it in a better way। ऐसा यूनिट क्या होती है इंटेंसिटी की? वो होती है वॉट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इंटेंसिटी का एक्चुअल में काम आएगा जब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी और लाउडनेस में कंफ्यूजन नहीं होना। लाउडनेस अलग चीज़ होती है, लाउडनेस होती है एम्पलीट्यूड, मतलब उसमें एनर्जी कितनी है, और इंटेंसिटी क्या होती है? वो एनर्जी एक पर्टिकुलर एरिया से किस हिसाब से पास हो रही है, मतलब कितनी स्पीड से पास हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। ठीक है, साउंड सॉरी स्पीड ऑफ साउंड, Yes, sir. मतलब कि साउंड की स्पीड क्या होती है? तो साउंड आपको पता होगा ट्रेवल करता है एक yes मीडियम sir, में, 1600। एक मीडियम में ट्रेवल करता है, और बिना मीडियम होगा तो वो ट्रेवल नहीं करेगा। जैसे अपन ने देखा था वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। तो जब अपन साउंड का अलग अलग मीडियम में स्पीड देखते हैं तो इस तरह से होगा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्पीड जो होगी वो होगी सॉलिड में, उसके बाद में किस में होगी? लिक्विड, फिर गैस। लिक्विड में, और सबसे लास्ट में गैस में। गैस। ये तो है साउंड की स्पीड की डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखते हैं अलग अलग जो मीडियम होंगे उसमें कैसे। सबसे पहले देखो एयर में, आप जब बात करते हो तो एयर के थ्रू ही वो वॉइस आप तक पहुंचती है। तो उसकी जो स्पीड होती है वो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे देखते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 346 मीटर पर सेकेंड। ये है नॉर्मल टेम्परेचर जो कि 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इस स्पीड को अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप काउंट करोगे एटमॉस्फेयर में 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये स्पीड हो जाएगी कम होके 330 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? रीज़न बताएं। 0 डिग्री पे स्पीड कम होती है और इसमें जो टेम्परेचर हाई है उसमें स्पीड ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों? पता है किसी को? सर रिपीट द क्वेश्चन। 0 डिग्री पे स्पीड जो होती है साउंड की वो 330 मीटर पर सेकेंड होती है, और रूम टेम्परेचर जो कि 27 डिग्री सेल्सियस है उसमें स्पीड 346 मीटर पर सेकेंड होती है, ऐसा क्यों? मीडियम की वजह से। मीडियम तो एयर ही है बेटा, टेम्परेचर तो कम हो रहा है। सर बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं आई, मैं तो बोल रहा हूँ कि साउंड की स्पीड। अरे जिसमें ये ट्रेवल कर रही है उसमें देखो 0 डिग्री पे जो एयर होगी, 0 डिग्री पे जो एयर होगी वो एक्चुअल में कम वॉलेटाइल होगी, मतलब कम उसमें मूवमेंट होगा। और जो 27 डिग्री पे जो एयर होगी मतलब कि वो एक्सपांडेड वो एयर होगी, मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स का एक तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादा होगा। इस वजह से ये जो 27 डिग्री पे जो स्पीड है, 27 डिग्री पे जो स्पीड है साउंड की वो ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल गिवन है, इसमें एयर की अलग अलग मीडियम में स्पीड दे रखी है। आपको बस ये फिक्स वैल्यू याद करनी है। एयर में कितनी होती है? 346 मीटर पर सेकेंड। वाटर में कितनी होती है? 1498 मीटर पर सेकेंड। मर्क्यूरी 1452, ग्लास 5000, एल्यूमिनियम 5000, आयरन 5000, डायमंड 12000। ओके, जैसे जैसे वो सॉलिड में भी जैसे जैसे जो हार्डनेस है मैटर की वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे साउंड की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है,
यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। चलो नेक्स्ट देखो, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें से अलग अलग तरह के साउंड आते हैं। तो वो कैसे कैसे किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट, उनको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपन 3 टाइप के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। एक तो होंगे स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, एक होंगे विंड्स इंस्ट्रूमेंट, और एक होंगे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहले देखो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि एक कोई चीज़ होगी जिसमें टेंशन से उसको बांधा जाएगा, एक पर्टिकुलर मैटर, मतलब कि या तो वो धातु हो सकती है, मतलब कि वो या तो कोई मेटल हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो सितार होता है या वायलिन होता है, उसमें कुछ स्ट्रिंग्स होती है। वो जो स्ट्रिंग्स होती है उसको टेंशन से बांधा जाता है, और फिर जब उस टेंशन से जब स्ट्रिंग पे आप अगर ऐसे उंगली भी फेरते हो तो वहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्ट्रिंग का यूज़ किया जाता है उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? तंतु वाद्य। क्या बोलते हैं इनको? तंतु वाद्य। तंतु क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें स्ट्रिंग्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अरे यस एंड नो, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो देखो स्ट्रिंग्स जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। एक तारा, इसमें देखो ये एक तार बंधा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? एक तारा। एक ही इसमें स्ट्रिंग से ये वॉइस जो है प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं एक तारा। सितार में देखोगे तो सितार में 4 अलग अलग इसमें ऐसे वायर होते हैं, और उनसे वॉइस प्रोड्यूस होती है। वायलिन में भी इसी तरह के 4 वायर होते हैं, और गिटार में भी आपने देखा होगा इसी तरह के 4 वायर होते हैं। ठीक है, वीणा में भी इसी तरह के 4 या फिर 6 या फिर उससे ज़्यादा वायर होते हैं। अलग अलग वायर को अलग अलग टोन पे सेट किया जाता है। टोन मतलब आपको पता है ना, टोन मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे यस सेट सर। किया जाता है। कोड्स। हाँ, तो उसको जो है ना अलग अलग जब आप उसको बजाते हो हर वायर से अलग टोन प्रोड्यूस होती है, और मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टोन्स इट विल बी क्रिएट ए नोट। और जो नोट होता है वो आपके ईयर को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो अलग अलग टोन से मिलके बना होता है, और वो टोन जो है ना उसमें बिल्कुल फिक्स रेशियो में वो चीज़ें मिलाई जाती है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट देखो विंड या फिर रीड इंस्ट्रूमेंट्स। विंड इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हवा से वो बजते हैं, मतलब जब तक उसमें हवा नहीं जाती जब तक वो बजते नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्या? सुशिर वाद्य। क्या बोलेंगे इसको? सुशिर वाद्य। तंतु वाद्य हो गए, और इनको बोलते हैं सुशिर वाद्य, मतलब कि उसमें हवा आपको फूंकनी पड़ती है, हवा आपको प्रेस करनी पड़ती है। जैसे आपने फ्लूइड देखा है, बिना हवा के बजती है क्या? नो सर। शहनाई भी ऐसे होती है, और एक बुगल नाम से एक मोटा सा भोंपू टाइप में होता है, उसमें भी हवा डाली जाती है तब जाके ये बजता है। ठीक है, यस कभी कभी सर। आपने टीवी में देखा होगा कि जब राजा महाराजा जब एंटर करते हैं तो वो दरबारी जो होता है वो ऐसे एक छोटा सा ऐसे भोंपू सा बजाता है उसमें फूफू कि सर बगल लेके सर बगल लेके सर शहनाई लेके सर हाँ, बजा सहना ही नहीं, वो इस बुगल से जो है ना ऐसे मतलब अनाउंस करता है कि सावधान क्या बोलते होशियार, राजा बोलता महाराजा है पधार रहे हैं। होशियार या बादशाह अकबर पधार रहे हैं रुको सर जाओ। ऐसे करते वो लोग। हाँ, तो ये क्या वो थे? तो ये मुझसे विंड बोलते का, हैं। ये विंड का प्रयोग करते हैं, और विंड की वजह से इनमें कुछ ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जिनमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं परक्यूशन या फिर मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर एक जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें एक कोई मेम्ब्रेन होगी, और मेम्ब्रेन के ऊपर जब कोई आप वार करते हो, मतलब उसको पीटते हो, तब जाके उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और इसको बोलते हैं क्या? अवनाधु वाद्य। क्या बोलेंगे इनको? अवनाधु वाद्य। तो इसमें अवनाथ जैसे, वाद्य। हाँ, अवनाधु वाद्य में क्या होता है कि जैसे ये इसमें स्किन होती है ढोलक में दोनों साइड में, इसको जब आप पीटते हो तो वॉइस आती है। ऐसे तबले में स्किन होती है, इसको पीटते हो तो वॉइस आती है। ऐसे मृदंग, मृदंग ढोलक जैसा आता है, और इसमें ये ऐसे वॉइस होती है। ड्रम्स में देखा होगा आपने, ड्रम्स में भी इसी तरह के मेम्ब्रेन लगी होती है, और इनसे जो है वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और फिर बाद में अल्टीमेटली जो आपके कानों को अच्छी लगने वाली धुन प्रोड्यूस होती है, जो कि डिफरेंट टाइप के नोट्स होते हैं। ठीक है,
देखो अभी जो मैंने आपको बताया ये तो थे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि आप देखते हो कि मेम्ब्रेन्स के द्वारा बजाए जाते हैं। प्रोफेशनली जो आर्टिस्ट होते हैं उनके द्वारा बजाए जाते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं इंस्ट्रूमेंट जो आप मतलब कि वो बजते हैं लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल सकते। आप कभी टीचर क्लास में नहीं आती, आप टेबल को बजाने लग जाते हो, वो भी इंस्ट्रूमेंट का यस काम करता सर। है। अगर आपने उसको सही से उसमें टोन अगर उसमें आप अगर सही से मिक्स करते हो एक नोट में, तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पेन की जो वो क्लिक होती है वो भी वॉइस प्रोड्यूस करती है, उससे भी आप यस अच्छे सर। से अगर उसको बजा बजा सकते हो, अच्छे से उससे जो म्यूजिक है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है। कभी कभी बैठे बैठे आपने पैरों से भी आवाज़ निकाली होगी। ठीक है। पैरों को ऐसे जमीन यस पे सर। पीटते हैं ना, तो वो भी एक तरह से इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। लेकिन इनको क्या, कैसे? इनको अपन इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते, वॉइस तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इंस्ट्रूमेंट इनको नहीं मानते। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि नॉर्मल डेली लाइफ में आप इनको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सकते हो। तो इनको बोलते हैं घनवाद्य। क्या बोलेंगे इनको? घनवाद्य। और धन्यवाद। इसमें इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने भजन वगैरह में देखा होगा तो दो ऐसे प्लेट होती है, उनको मिलाते हैं ऐसे बजाते हैं तो उसको बोलते हैं मंजीरा। तो वो जो हाँ मंजीरा सर, होता है उसमें क्या मंजीरा होता है, गाया वो जाता है। मेटल होता है। वो बस मेटल होता है, मेटल को जब एक दूसरे से रब करते हैं तो उसमें वॉइस प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। तो वो क्या हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। घटम होता है। घटम क्या होता है कि एक्चुअल में कभी आप खाली मटके गालिबिया, को, है ना? वो लोग बताए। खाली मटके को कभी आप जो है रिंग पहन के आप अपने हाथ से जब उस खाले मटके के मारोगे तो उसमें एक बहुत ही अच्छी वॉइस निकलती है, एक अच्छी टोन निकलती है। तो वो भी एक तरह से उसको भी म्यूजिक में काम में लिया जा सकता है। और ऐसे जो म्यूजिक जो होती है उसको बोलते हैं घटकम। ठीक है। सॉरी, घटम। घटम। क्या बोलेंगे इसको? घटम। अब देखो अलग अलग कभी आपने देखा होगा कि ये तो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, अलग अलग साइज और शेप की जो कटोरियाँ होती हैं, बाउल्स होते हैं, अगर आप उनको रखोगे, उनमें पानी डालोगे और फिर बाद में उनको एक स्टिक से, लकड़ी की स्टिक से या फिर कोई मेटल की स्टिक से जब आप उनको धीरे से आप टच करोगे तो उसमें एक अलग तरह की टोन आएगी। तो हर जो साइज होगी, अलग अलग साइज की कटोरियों में अगर ऐसा पानी भरा हुआ है तो उसमें अलग अलग टोन की जो वॉइस है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसको बोलते हैं जल तरंग। क्या बोलेंगे इसको? सर इसमें पानी का क्या लेना देना? पानी का इसलिए क्योंकि पानी जो है इसको एक्चुअल में डेंसिटी क्रिएट कर देता है, और पानी की वजह से वो जो वाइब्रेशन है वो एक्चुअल में टोन में क्रिएट हो जाती है। मतलब कि एक वो जो होता है ना, मतलब अच्छी टोन में क्रिएट हो जाती है, यस। वो जिससे वाला कि नहीं वो आपको म्यूजिक सर, में आप जल काम में ले तरंग को सकते हो। सर। हाँ ऐसे। सर जल तरंग को सर जाइलेफोन भी तो बोलते हैं। नहीं पता, ये मुझे नहीं पता बोलते बेटा। हैं एक्स फॉर एक्सरे में आता नहीं, XYLOPHONE। नहीं पता इसके बारे में। नहीं नहीं सर, फिर उसमें जल थोड़ी ना होता है। जल की जल तरंग तो परत ऐसे होता है बेटा, अलग अलग जो कटोरियों टाइप के जो बाउल्स होते हैं उनमें पानी डालो, वो उसको आप बजाओगे ना तो आपको अलग तरह की वॉइस आएगी। वो एक पर्टिकुलर फिक्स नोट पे उसको सेट करते हैं और फिर बाद में उसको म्यूजिक में काम लेते हैं, तो इसको बोलते हैं जल पर तरंग। सर इस पर इसका हिंदी मीनिंग सर जल तरंगी लिखा हुआ है। हाँ, जल तरंग ही है तो बेटा, हिंदी में ही होता है जल तरंग। तो सर इसमें पानी डालने से सर क्या फर्क पड़ता होगा? अरे बेटा, पानी डालने से अच्छा। जो फ्रीक्वेंसी जो इसमें क्रिएट होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी एक फिक्स टोन में कन्वर्ट हो जाती है। पानी का ये फायदा होता है। वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मतलब उसमें जिसको बोलते हैं रेजोनेंस, वो लास्ट तक बना रहता है। ठीक है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। नेक्स्ट देखते हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल और इनऑडिबल का मतलब ऐसे साउंड जो ह्यूमन जो है वो सुन सकते हैं, और ऐसे साउंड कुछ होते हैं जो ह्यूमन सुन नहीं सकते, बाकी बाकी एनिमल सुन सकते हैं। जैसे कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमंस नहीं सुन सकते और वो बाकी जानवर सर सुन सकते हैं। इंफ्रारेड होते हैं सर, जो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज से सर कम होते हैं। गलत बोल रही। हाँ चलो, सर वो अब देखो। इंफ्रासोनिक होते हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज से कम होते हैं और वो ह्यूमन ईयर नहीं सुन पाते। और सर अब सुनो, अल्ट्रासाउंड मेरी वाले बात होते हैं सुन जो लो, सर से ज्यादा। एक बार मैं बता दूं उसके बाद में डिस्कस करना। हाँ। देखो 3 टाइप के आप इसको बोल सकते हो। एक तो होता है ह्यूमन जो सुन सकते हैं, उसकी एक रेंज होती है। कितनी फ्रीक्वेंसी? तो देखो 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 मतलब 20K हर्ट्ज तक के जो साउंड है उसको ह्यूमन सुन सकते हैं। इससे ना तो ज़्यादा सुन सकते हैं
ना इससे कम की वॉइस को सुन सकते हैं। तो जो इससे कम की जो वॉइस होती है, सॉरी जो साउंड होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड। क्या बोलेंगे इसको? इंफ्रासाउंड। जो 20 हर्ट्ज से कम की, हाँ, जो 20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड होती है उसको बोलते हैं क्या? इंफ्रासाउंड। ओके। इंफ्रासाउंड। और इसको हम नहीं सुन सकते, लेकिन इसको कई जो एनिमल्स हैं या फिर जो बर्ड्स हैं वो सुन सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो ऐसी साउंड प्रोड्यूस होती है अर्थक्विक। आपने देखा होगा जब अर्थक्विक आता है तो उससे पहले ही एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो एक्चुअल में टेंशन में आ जाते हैं और वो अलर्ट मोड पे चले जाते हैं, मतलब कि वो मूवमेंट उनमें दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि वो उस अर्थक्विक की जो नॉइस, जो वो साउंड है, उसको पहले ही सुन लेते हैं अपने ह्यूमन से पहले। इस वजह से उनको पता लग जाता है कि हाँ अर्थक्वेक आ गया, इसलिए वो पहले ही एक्टिव हो जाते हैं। एक होता है जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की वॉइस होती है, उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड जो है वो अपन नहीं सुन सकते, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं वो इसको सुन सकते हैं। अल्ट्रासाउंड का यूज जो है अलग अलग मेडिसिनल पर्पज से भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि कोई मेटल है उसमें क्रैक अगर कोई है तो उसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड उसका किया जा सकता है उस पर्टिकुलर मेटल का। जैसे कोई पाइप है, अगर कोई पाइपलाइन है ज़मीन में डाल दिए, अब पता लगाना है कि ये पाइपलाइन जो है इसमें कोई क्रैक तो नहीं है, तो वो उस पर्टिकुलर मेटल पे अल्ट्रासाउंड से वो चेक करेंगे। अल्ट्रासाउंड क्या करेगा? हाई फ्रिक्वेंसी की उसके ऊपर क्या करेगा? वो जो साउंड वेव है उसको ट्रांसफ़र करेगा, जहाँ से वो साउंड वेव वापस से आने में थोड़ा टाइम लगा दिया, मतलब कि वो वहाँ पे क्रैक है, इस वजह से वो वापस से वहाँ पे नहीं आ रहा है, वो साउंड वापस से रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ये अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। यस सर। और ऑडिबल साउंड जो मैंने आपको बता दिया 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की बीच की रेंज को बोलते हैं ऑडिबल, क्योंकि इसको अपन सुन सकते हैं। और अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर कोई नॉइज़ प्रोड्यूसिंग कोई भी ऐसा कोई मेटल है या फिर कुछ भी है जिससे वॉइस प्रोड्यूस की जा सकती है, उसको हम सुन सकते हैं अगर उसकी साउंड जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की है। अल्ट्रासाउंड को एक बार फिर से देखो, अल्ट्रासाउंड देखो। अल्ट्रासाउंड जो है एक्चुअल में प्रोडक्शन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशन होता है इसमें। हाई फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, उससे हाई फ्रिक्वेंसी की जो इसमें वॉइस है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, और इससे फिर बाद में अलग अलग इसको काम में लिया जाता है अल्ट्रासाउंड से। ठीक है, प्रॉपर्टीज। अल्ट्रासाउंड की प्रॉपर्टी देखो। साउंड वेव ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज कैरी एनर्जी विद देम। The increase in with increase in frequency, vibration becomes faster and also energy content and force increase. When ultrasound travels in solid, liquid, and gas, it subjects the particles of a matter to face large force and energy. तो इसका मतलब यही है कि अल्ट्रासाउंड जो होती है ना उसमें हाई एनर्जी होती है इन साउंड वेव में, और इनका अलग अलग जो मीडियम होता है, अलग अलग जो एक्चुअल में जो मैटर्स होते हैं या फिर जो अलग अलग जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसमें ये अलग अलग तरह से परफॉर्म करता है। और इसी का यूज करते हुए कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब होता है कि साउंड जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके ऑब्स्टिकल बनता है, मतलब साउंड वेव के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उससे टकरा के साउंड वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब कि वापस से उससे मुड़ जाता है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक ए सरफेस दे रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्लेक्शन जो होता है वो लाइट का भी होता है, साउंड का भी होता है, लेकिन लाइट की अलग प्रॉपर्टी होती है, साउंड की अलग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग होती है। ठीक है, the only difference is that the sound waves being larger in length requires bigger surface to reflect. देखो लाइट जो होती है वो भी रिफ्लेक्ट होके वापस रिटर्न होती है, और जो साउंड होता है वो भी, तो दोनों में लगभग तो सिमिलरिटी है, लेकिन फिर भी साउंड को रिफ्लेक्ट होने के लिए ज़्यादा बड़ा वहाँ पे एक्चुअल में ऑब्स्टिकल होना चाहिए, तब जाके वो वापस से आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, साउंड की लेंथ। ठीक है,
अब सर लॉज व्हाट इज ऑफ द मीनिंग ऑफ ऑब्स्टिकल? ऑब्स्टिकल कौन सा मतलब होता है बीच में कोई बैरियर, मतलब कोई रुकावट आती है। ओके सर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन के लॉज जो हैं वो साउंड में भी इक्वल होते हैं और लाइट में भी इक्वल होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले कि अगर किसी एंगल से आप इस, जैसे मान के चलो ये एक कोई दीवार है, ठीक है। दीवार पे जब आप बॉल मारते हो, बॉल अगर आप दीवार पे फेंकते हो तो कैसे होगा देखना, ऐसे दीवार के टच होगा और बॉल यहाँ से टच होके ऐसे वापस से जाएगा। तो ये जो इसका इंक्लाइन जो एंगल है, अगर ये 45 डिग्री है तो इसका ये जो मतलब रिफ्लेक्शन के बाद में जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, 45 डिग्री। मतलब सेम एंगल पे कोई भी चीज़, चाहे लाइट हो, लाइट वेव हो या फिर साउंड वेव हो, दोनों एक ही सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। मतलब कि उनका इंक्लाइन और फिर बाद में जो रिफ्लेक्शन के बाद का जो एंगल होता है वो सेम होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इंसिडेंस का मतलब कि जब ये टकरा रही है उसका एंगल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। द इंसिडेंट वेव, द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब इनके बीच का एक मीन पॉइंट। तो जो मीन पॉइंट है ये तो हो गया इनका इंक्लाइन, सॉरी इंसिडेंट वेव, ये तो हो गई इंसिडेंट वेव, और ये हो गई इसकी नॉर्मल वेव, और ये हो गई इसकी रिफ्लेक्टेड वेव। अगर ये नॉर्मल डायरेक्शन में आएगा तो ये 90 डिग्री पे आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रही है ये वेव, तो ये 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वापस इसी के पाथ में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसलिए आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एंगल चेंज करोगे तो देखना ये 45 डिग्री पे है, तो ये 45 डिग्री पे आपको जाती हुई दिखेगी ये वेव। ठीक है। तो ये तीनों, ये वाली और ये तीनों वेव कहाँ है, एक ही मीडियम में है। ये दीवार है, ये मीडियम कौन सा है, एयर। तो ये सेम प्लेन में है कि नहीं है, सेम इसका एक्चुअल में मीडियम होगा जिस पे ये एक्चुअल में ये जो रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो काम करेंगे। एक एग्जांपल से और समझो इसको। साउंड वेव का देखो, अब देखो मान के चलो आपने यहाँ पे एक वॉच रखी हुई है, ये एक वॉच है, इसका ये है इसका ये है साउंड का एक्चुअल में पाथ, जो कि ये एक स्मूथ बोर्ड है, इससे टकराएगा और यहाँ से टकराने के बाद में ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे कौन सा, ये देखो ये नॉर्मल प्लेन है इसका, यहाँ पे ये वाला एंगल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो आपके कानों तक आएगा ये आपका ईयर है, तो ये वाला एंगल ये रिफ्लेक्शन का एंगल है। तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो आया समझ में, दोनों एंगल एक जब जा रहा है और उसके बाद जो नॉर्मल पॉइंट उसका, नॉर्मल जो एक स्क्रीन होती है, जो नॉर्मल जो उसका लाइन होती है वो, और उसके बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है एक्स और एक्स, ये दोनों इक्वल होंगे, एक्स इक्वल्स एक्स। मतलब कि इसमें आप बोल सकते हो इंसिडेंट वेव इक्वल्स रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, ये समझ में आया, दोनों एक ही पाथ में जाते हैं और सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देखो क्या मैंने बताया आपको, एंगल पी सी एन, देखो पी कहाँ पे, ये पी, ये सी और ये एन, एंगल कौन सा बना, ये वाला, इक्वल्स आर सी एन, आर सी एन। आया समझ में, दोनों एंगल इक्वल होंगे, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसी को बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये समझ में आ गया। सर अरे यस एंड नो तो बोलो बेटा, सो गए क्या, सर बोले ना यस सर। मुझे लग रहा है नींद आ रही है आपको। सर हम तो बोल भी रहे फिर सर, और तो कोई बोल भी नहीं रहा सर। आशवी, आशवी का वीडियो पॉज हो गया।
क्या पता सो रही है क्या। आज भी मेरी वॉइस आ रही है तो अपने आप को अनम्यूट करो। सौम्या समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, अब देखो रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशन है, मतलब रिफ्लेक्शन, साउंड का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको अपन कहाँ कहाँ काम में लेते हैं उसको देखो। कभी भी आपने देखा होगा अगर कोई स्पीकर होता है तो वो कैसे होता है, यहाँ पे उसका मशीन होता है ऐसे, जहाँ से वो वाइब्रेट हो रहा है, आगे से वो ऐसे होता है, देखा है? ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है? ऐसा होने के सर पीछे क्या है रीजन ये है, ये ये सर एक, बोलो इतना सा ऐसा कुछ जाएगा जोर से हर जगह। हाँ, तो यहाँ पे जो है ना इसकी साउंड वेव जैसे ऐसे टकरा टकरा के आएगी ना, अल्टीमेटली ये फिर बाद में ऐसे, इसकी जो रीच है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी ऐसे, जैसे यहाँ पे बताया। क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट होकर, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, अल्टीमेटली यहाँ रिफ्लेक्ट होगा और फिर ये ऐसे चला गया। और इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो, और जो इसकी रिफ्लेक्शन मतलब जो इसकी एक्चुअल वो बोल सकते हैं उसकी फोटोकॉपी, वो देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये जस्ट इसके अपोजिट साइड में रिफ्लेक्ट होके यहाँ से निकलेगी। तो ये जो दोनों ही वेव जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, और ये इसने इसकी एक्चुअल में एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, इसके लाउडनेस को बढ़ा दिया, इस तरह से रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ठीक है, एक बार इसको और देख लेते हैं। यस सर। मेगाफोन और स्पीकर ट्यूब जो मैंने अभी आपको बताया वो एग्जाम्पल यही है। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड देखो क्या होता है। कभी आप स्कूल के ऑडिटोरियम में बैठे हो, जहाँ पे एक स्कूल का ऑडिटोरियम अगर नहीं भी है तो कभी आप सिनेमा हॉल में बैठे हो। यस सर। तो सिनेमा हॉल में देखो बेटा कैसे होता है। सिनेमा हॉल आगे से स्क्रीन होती है, यहाँ पे अगर स्क्रीन है यस तो सर। सिनेमा हॉल कैसे होता है, कुछ ऐसा होता है। ये उसकी दीवार होती है और सामने से वो ऐसे कर्व में होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, इसके नीचे भी लगे होते हैं स्पीकर ऐसे। यस सर। तो ये क्या होता है, इनको ऐसे पोजीशन करते हैं कि जैसे इसमें देखना, ये यहाँ पे अगर ये सोर्स यहाँ पे है, मतलब वॉइस अगर यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, और इसके देखो ये कर्व में एक लगा हुआ है जिसको बोलते हैं साउंडिंग बोर्ड। ये क्या करता है, इस साउंड वेव को, इसमें जितनी भी साउंड वेव आएगी ना उसको एक सिंगल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा। कैसे, अगर मान के चलो यहाँ से कोई वेव ऐसे जा रही है, ऐसे वेव जा रही है, और इसमें ये वेव जाने के बाद में रिफ्लेक्ट होके ये इसने अपना पाथ बनाया, नेक्स्ट वेव जा रही है ऐसे जा रही है और वेव रिफ्लेक्ट होके ये पाथ बनाया। तो ये जो है इन साउंड वेव को एक्चुअल में पैरेलल पाथ में रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि ये जो इनकी जो रीच है इस साउंड की वो आगे तक जाती है सेम डायरेक्शन में। एक दूसरे से ऐसे नहीं है कि मतलब कि वो एको सुनाई देता है, मतलब कि बार बार में वो आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है, ये इसकी रीच को बढ़ा देता है साउंड की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये साउंड बोर्ड इस तरह से प्लेस किया जाता है कि ये इसके रिफ्लेक्टेड जो वेव्स है ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। इसी का यूज करते हुए अक्सर जो छोटे, जो एक्चुअल में जो माइक होते हैं, जो छोटे स्पीकर होते हैं, उसमें इसी का यूज किया जाता है। कई आपने देखा होगा जो पुलिस वाले जो पुरानी मूवी में ऐसे उसमें ऐसे मुंह करके बोलते थे और फिर बाद में वो दूर तक सुनाई देता था। हाँ सर अच्छे हैं, हाँ सर। हाँ, तो वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट बाद में देखेंगे, आज की हाँ। क्लास में इतना ही है। वैसे भी आधे यहाँ बच्चे तक तो किसी सो को गए। समझ में नहीं आया तो पूछो। नो सर। आज भी सो गई। तो सर मैं आपको पहले ही बोल रही थी, तो सर आज हम थक गए हैं। चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास में इतना ही है। कल फिर मिलेंगे। कल आपका काम ये है, इसको आगे रीड करके आना। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी अपन करेंगे। ठीक है, ओके सर, बाय। थैंक यू फॉर टीचिंग अस ओके सर, बाय। बाय।